जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रोहित यादव और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु रोहित में। दोस्तों, ये क्लासेस चल रही हैं आपके टेट और सीटेट के लिए, मैथ्स के कंप्लीट सिलेबस के लिए। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक पहुंच सके हमारे सारे वीडियोस। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने इन क्लासेस में कई सारे गणित के टॉपिक को ख़त्म किया है, जिसके सारे वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज नए टॉपिक पर आ रहे हैं जिसका नाम है एवरेज। तो हम लोग अपना समय वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, क्योंकि आज का टॉपिक भी है हमारे लिए बेहद खास, क्योंकि इससे भी हमारे इन परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं दोस्तों। तो देखते हैं क्या है ये टॉपिक हमारा, औसत अर्थात एवरेज। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये औसत शब्द है क्या। तो औसत क्या है इसके बारे में थोड़ा समझेंगे कि औसत वह संख्या है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि औसत वह संख्या है जो दिए गए आंकड़ों के मध्यमान को दर्शाती है। अर्थात हम मध्यमान की वजह से इसे माध्य भी कहते हैं दोस्तों। हम लोग यहां पर एवरेज को या औसत को माध्य या फिर मीन भी कह सकते हैं। तो आपको यह समझना है कि ये आंकड़ों के मध्यमान की क्या बात है, या हम इसे एक दूसरे शब्दों में भी समझेंगे, उसके बारे में भी अभी जानेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि आंकड़ों के मध्यमान के बारे में क्या बताती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जैसे यदि मैं आपसे कहता हूं कि मान के चलें कि हमारे पास कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जैसे किसी कक्षा में कुल 5 छात्र हैं, मान के चलिए। अगर इन 5 छात्रों की मैं बात करूं तो एक छात्र की आयु है 20 वर्ष, एक छात्र की आयु है 22 वर्ष, एक की है 24 वर्ष, एक अगले छात्र की आयु है 26 वर्ष और एक व्यक्ति की आयु है 28 वर्ष। तो आप यहां कहेंगे कि ये जो समूह है हमारा, वो आपका आयु का एक समूह है जिसमें हमने 5 छात्रों को लिया। तो अब समझना है कि औसत क्या है। औसत इन राशियों का या फिर इन आंकड़ों का एक ऐसा मध्यमान है जो आपके प्रत्येक मान को अपने ही मान के बराबर संतुलित कर लेता है। अब ये प्रश्न समझने वाला है कि कैसे संतुलित करता है दोस्तों। समझिएगा कि जैसे मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर ये 5 आंकड़े जो दिए गए हैं, इनमें से मैं लगभग अगर देखूं मध्यमान हमारा क्या है, 24 है। मैंने आपको समझाने के लिए अभी ये आंकड़े लिखे हैं ताकि आसानी से आपको क्लियर हो जाए। दोस्तों, आप यहां नोटिस करिएगा कि ये ठीक हमारे इन 5 आंकड़ों का एक बीच का मान है, क्योंकि यहां सबसे छोटा मान 20 है और सबसे बड़ा मान 28 है। तो बीच का लगभग हमारा मान 24 है। अब समझिएगा कैसे ही संतुलित करेगा अपने आंकड़े को बाकी के सभी मानों के बराबर। तो समझने का प्रयास करें। इस 28 में से जो सबसे बड़ी संख्या है, इसमें से हमें यहां कुछ वैल्यू को ट्रांसफर अगर कर दिया जाए, मान के चलिएगा 28 और 20 को हमें इक्वल करना हो, तो मैं काम करता हूं यहां से 4 निकाल करके आपका इधर ट्रांसफर कर देता हूं वैल्यू 4 को। तो आप क्या पाएंगे कि जो पहला आंकड़ा है वो 24 हो जाएगा दोस्तों, और लास्ट वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम आगे देखें दोस्तों, 26 से अगर मैं 22 को एडजस्ट कर दूं तो आप कहेंगे कि सर यहां से हमने कुल कितना, आप संख्या को परिवर्तित करेंगे या यहां से यहां तक कितने को ट्रांसफर करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर 2 को ट्रांसफर कर दें, तो ये भी हमें क्या मिलेगा, 24 और 24। बीच वाली संख्या आपकी हमने एवरेज को समझाने के लिए मानी थी। तो अब आप देखिएगा कि क्या हुआ, एक ऐसी संख्या है मध्यमान की जो सारे आंकड़ों को अपने ही बराबर संतुलित कर लेती है। तो हम ऐसे भी समझते हैं कि आपकी औसत वह संख्या है जो दिए गए आंकड़ों के मध्यमान को बताती है, इसलिए क्या इसको कहा जाता है, माध्य भी कहा जाता है। मैं समझता हूं दोस्तों ये औसत शब्द आपको बेहतर तरीके से स्पष्ट हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार हम कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे, उनसे आपको ये बेहतर तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे आते हैं दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं कि मान के चलिएगा हमारे पास कोई भी 4 या 5 संख्या है। मान के चलिए मैं कहता हूं 4 संख्या है,
अभी मैंने क्रम में ले ली थी संख्याएं, मैं इस बार अलग अलग क्रम में ले रहा हूं। मान के चलिए एक 6 है, एक 10 है, एक 14 है, या अंतर थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 6 है, 10 है, 15 है, और एक संख्या हम लोग ले लेते हैं दोस्तों यहां से 29। तो देखिएगा हमारा ये 4 संख्याओं में जो सबसे छोटा नंबर है दोस्तों वो क्या है, 6 है, और सबसे बड़ा नंबर क्या है, 29 है। तो आप औसत को समझिएगा, एक ऐसी वैल्यू होगी इन मिनिमम और मैक्सिमम नंबर के बीच का, जो प्रत्येक आंकड़े को अपने ही मान के बराबर एडजस्ट कर देगी। कैसे, देखिएगा, समझते हैं। अगर मैं आपका कोई भी इनका बीच का एक मान लेता हूं एवरेज, अगर वो एवरेज सही होगा तो ठीक है, नहीं तो हम उसको एडजस्ट करेंगे। समझने का प्रयास करिएगा। 6, 10, 15 और 29, मैंने एक बीच का नंबर मान लिया दोस्तों। क्या मैंने मान लिया है कि हमारा एवरेज क्या है, 16 है। अगर ये एवरेज 16 है तो ये संतुलित होगा दोस्तों। कैसे, ध्यान से देखिएगा। 6, क्योंकि हमारा एवरेज के बराबर ही कहीं ना कहीं से मान संतुलित होता है, तो 6 है, हमें इसे 16 बनाना है। तो आप कहेंगे सर कहीं ना कहीं से हमें कितने की आवश्यकता है, 10 की है। तो ये जो 10 ट्रांसफर होगा इन्हीं नंबर से कहीं ना कहीं ट्रांसफर होगा। इसी प्रकार से अगर 10 को 16 लाने के लिए हमें कहीं ना कहीं से यहां 6 लाना होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां 15 है तो आप कहेंगे कि सर हमें यहां 1 की आवश्यकता है कहीं ना कहीं डेटा से, जहां कम होगा वहां से लाना होगा। अब आप देखिएगा 29 एवरेज से ज्यादा है, तो यानी कि यहां से वैल्यू को निकाल के कहीं ट्रांसफर किया गया होगा। तो हम देखेंगे 29 16 से देखेंगे कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे कि सर ये 13 ज्यादा है। तो अगर मैं इस 13 को इधर एडजस्ट कर देता हूं तो आप क्या पाएंगे कि हमारा यहां हर एक वैल्यू मैंने 16 बना दी। लेकिन क्या ये एडजस्टमेंट ठीक है? अगर ये एडजस्टमेंट आपका 0 है, प्लस और माइनस को मिला के, तो हम कह सकते हैं कि एवरेज 16 होगा। देखिएगा 10 और 6 16, और 16 और 1 17। अब 17 में से अगर मैं 13 को घटा देता हूं दोस्तों, तो आप कहेंगे कि सर रिजल्ट हमारे पास जो आएगा वो प्लस का 4 आएगा। प्लस 4 जो है वो ये दिखा रहा है कि आपने अपना औसत बढ़ा दिया है। एक्चुअल में 16 नहीं है, 16 से औसत कम होगा। अब उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप दोस्तों। 4 एवरेज हमारा कितनी संख्याओं पे बढ़ा हुआ है, 4 पे, तो हर एक के हिस्से में क्या आएगा, 1 आएगा। हम कह सकते हैं जो आपकी 4 का जो पूरी सभी राशियों में हमारी 4 की वृद्धि है, तो जो सही एवरेज होगा हमारा वो दोस्तों आपका होगा 16 माइनस 1। आप कहेंगे सर ये 1 कहां से आ रहा है, तो आप समझिए 4 की वृद्धि है कितनी संख्याओं पर, 4 पर। तो आपने जो एवरेज अपना बढ़ा रखा है दोस्तों, वो क्या बढ़ा रखा है, 1 बढ़ा रखा है। हम इसे संतुलित कर दें तो हमारे पास जो एवरेज आ जाएगा, सही एवरेज हमारा 15 है। अब आप कहेंगे ये कैसे माना जाए कि एवरेज सही है, तो देखिएगा इसी चीज को हम आपको स्पष्ट करके दिखाते हैं। 6, 10, 15, 29, अगर एवरेज 15 है तो संतुलन की अवस्था, अर्थात हमें ना जरूरत पड़ेगी और ना हमें बढ़ाना पड़ेगा और ना ही घटाना पड़ेगा। देखिए कैसे, हम इस बार कह रहे हैं कि हमारा एवरेज 15 है। ध्यान से देखें दोस्तों, तो 6 को 15 बनाने के लिए आपको 9 की आवश्यकता है, 10 को 15 बनाने के लिए आपको 5 की आवश्यकता है, 15 को 15 बनाने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, ना बढ़ाना है और ना घटाना है, तो मैंने इसे डैश कर दिया, या आप 0 भी कह सकते हैं। आप इसे देखिएगा, 29 को एडजस्ट करने के लिए हमें कितने की आवश्यकता है, क्योंकि आप कहेंगे सर ये डेटा हमारा ज्यादा है, तो हमें इसे घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा, 14 घटाना पड़ेगा। अब आप देखिए दोस्तों, 9 और 5 14, 14 में से 14 घटाइएगा, संतुलन की अवस्था हमारी 0 पे दिखाएगी। ना हमें जरूरत है, ना हमें बढ़ाना है, ना हमें घटाना। अतः हमारा जो सही एवरेज है वो दोस्तों क्या है, 15 है। तो आप कह सकते हो कि औसत एक ऐसी राशि है या ऐसी संख्या है जो दिए गए आंकड़ों को अपने ही मान के बराबर संतुलित कर लेती है। तो ये एक शब्द को परिभाषित करना था। मैं समझता हूं दोस्तों एवरेज शब्द आपको क्लियर हो गया होगा विद एग्जाम्पल के साथ। तो अगर ये क्लियर है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम आगे कि अब औसत की हम गणना कैसे करेंगे।
ये तो हमने आपको डिफाइन करने के लिए एग्जाम्पल दिए थे दोस्तों, लेकिन इतना लेंथी आपको कैलकुलेट नहीं करना है। अब देखिएगा दोस्तों, औसत या माध्य की गणना, इसके लिए एक छोटे से हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों कि औसत क्या है। तो औसत ज्ञात कैसे करें, एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लगाएंगे कि औसत बराबर दी गई संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। आप इस तरह से किसी भी डेटा का आप एवरेज ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। उदाहरण के तौर पे कुछ प्रश्न ले लेते हैं। जैसे मान के चलिएगा प्रश्न आता है 5, 7, आपका 10, 15 और 20 का औसत निकालना है दोस्तों इस फॉर्मूले के माध्यम से। तो दोनों देखिएगा, तो हम सिंपल सा इस्तेमाल कर लेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। 5 अगर मैं एवरेज की बात करता हूं, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप सबको जोड़िएगा तो 5 और 7 12, 12 और 10 आप कहेंगे सर 22 हो जाएगा। 22 में अगर मैं 15 जोड़ूंगा तो 37 हो जाएगा 37, और 37 में अगर मैं 20 जोड़ दूंगा दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 57। और हमें भाग यहां कितनी संख्याओं से देना है दोस्तों, 5 से, क्योंकि हमारे पास जो डेटा में एवरेज है वो क्या है, 5। तो एवरेज निकालने के लिए टोटल डेटा में संख्या है हमारी वो 5, इसलिए हम 5 से भाग दे रहे हैं। भाग दीजिएगा, 5 एकम 5 बचा, फिर से एक बार भाग जाएगा, बचा 2 और 5 चौका 20। तो जो इसका एवरेज आएगा वो दोस्तों क्या आएगा, 11.4। अगर आप फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट सिखाया था, आप उसके द्वारा भी एवरेज फाइंड कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं उस कॉन्सेप्ट से इस एवरेज को निकालता हूं तो देखिएगा 5, 7, 10, 15 और 20। आपको भी मैंने कहा कि एवरेज दी गए आंकड़ों का एक मध्यमान है। तो 5 और 20 के ही बीच में एक नंबर कोई भी आप लेट कर लीजिए, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैंने एक एवरेज मान लिया अपने सुविधा अनुसार, मान लीजिए 10। आप 10 मान सकते हैं, जरूरी नहीं जो आंकड़े दिए गए आप उन्हीं में से माने। आप 11 मान सकते हैं, जो नहीं दिया है वो भी मान सकते हैं, 11.5 भी मान सकते हैं। मैं अब इसको बिना फॉर्मूले की सहायता से निकाल रहा हूं। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर औसत 10 है तो ये डेटा हमारा 10 पे संतुलित होना चाहिए। इसे हमें 5 देना पड़ेगा, इसे हमें 3 देना पड़ेगा दोस्तों, और इसे हमें ना देना है और ना एक तरह से ना इसे बढ़ाना है ना घटाना है। 15 को आप अच्छे से जानते हो हमें 5 कम करना हो, और 20 को दोस्तों हमें 10 कम करना हो। आप तरीके से समझिएगा, ये 5 से 5 खत्म हो गया, और 3 और 10 आप कहेंगे सर -7। माइनस चिन्ह ये दिखा रहा है कि आपने औसत कम किया, जो एक्चुअल औसत है उससे कम किया है। माइनस चिन्ह आपका कमी को दिखाएगा और प्लस चिन्ह आपके वृद्धि को दिखाएगा। तो -7 ये दिखा रहा है कि जो आपने एवरेज माना है वो घटा के माना है, इसे सही करना है। 7 आपने कम किया है कितनी संख्याओं पे, 5। तो एक के हिस्से में, हर एक संख्या के हिस्से में अगर मैं वैल्यू निकालूंगा दोस्तों तो आप क्या कहेंगे, 5 एकम 5, 2 बचा और 5 चौका 20। आप कहेंगे कि सर आपने 1.4 प्रत्येक डेटा को कम कर रखा है, अतः जो औसत 10 था वो भी हमारा कितना बढ़ जाएगा, 1.4। तो जो सही औसत होगा दोस्तों हमारा वो क्या निकल करके आ जाएगा, आप कहेंगे 10 प्लस 1.4, अर्थात हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 11.4। आप देख सकते हैं दोस्तों दोनों ही परिस्थितियों में हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है, 11.4। तो आप चाहें तो इस तरह से भी इन संख्याओं के एवरेज को डिफाइन किया जा सकता है। मैं समझता हूं बेहतर तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ और भी प्रश्न आते हैं दोस्तों इसी से रिलेटेड, जिनको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। कैसे, देखिएगा। मान लीजिए एक प्रश्न बनाया जाए आपके लिए कि 10, 15, 18, 19, 22, x का औसत। देखिएगा x का औसत
16 है तो x का मान ज्ञात करें। आप देखिएगा, अगर प्रश्न की हम बात कर रहे हैं तो आप पाएंगे इसको या तो आप फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात करिए, फॉर्मूले के द्वारा नहीं ज्ञात करना है तो जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया आप उसके द्वारा भी एवरेज को डिसाइड कर सकते हैं। मैं दोनों से एक बार प्रश्न को बता देता हूं तो आपको दोनों चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। देखिएगा, अगर हम एवरेज फॉर्मूले के द्वारा निकालते हैं तो आप कहेंगे कि सर हमें पहले सारे आंकड़ों का योग करना पड़ेगा। अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो सारे आंकड़ों के योग के लिए सबको जोड़िएगा दोस्तों। कैसे जोड़ेंगे? सिंपल जोड़ लीजिए, 2 और 9 11, 11 और 8 19, 19 और 5 24, तो हमारे पास 4 आ गया। 2 3 4 5 6, 6 और 2 8 प्लस आपका x है। कुल कितनी संख्या है दोस्तों? 1 2 3 4 5 6। अब आप देखिएगा हमारा औसत क्या दिया गया है दोस्तों? 16। हम यहां रखेंगे 16 बराबर 84 प्लस x अपॉन 6। 16 इंटू 6 करेंगे तो दोस्तों 96 आ जाएगा और 84 प्लस x करेंगे तो हमारा लेफ्ट साइड में ये और राइट साइड में ये बन जाएगा। आप चेक करिएगा कि अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो क्या बचेगा? 6 में से 4 जाएगा 2 और 9 में से 8 जाएगा 1। अर्थात जो हमें x रखी है वो हमारा क्या होना चाहिए? 12। अगर x 12 नहीं होगा तब ऐसी स्थिति में हमारा एवरेज 16 नहीं आ सकता। तो आपने देखा, ये तो हमने फॉर्मूले के द्वारा इसको आपका क्लियर कर लिया। क्या इसे हम लोग आपका बिना फॉर्मूले के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप समझने का प्रयास करिएगा। हम किस तरह से देखेंगे बिना फॉर्मूले के, कि अगर हमारे पास जो आंकड़े दिए गए हैं दोस्तों 10 15 18 19 22 और x, क्योंकि इस प्रश्न में हमारा एवरेज हमारा पहले से ही डिसाइड है दोस्तों। एवरेज क्या दिया गया? 16। तो इसका मतलब है कि ये औसत हमने माना नहीं है, ये औसत ऑलरेडी हमको दिया गया है। अगर ये एवरेज है तो डेटा हमारा 16 पे पूरी तरह से संतुलित होना चाहिए। देखेंगे दोस्तों, तो 10 अगर हम समझ लें हमें यहां कितने की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों? तो आप कहेंगे कि सर हमें यहां 6 देने की आवश्यकता। तो अगर मैं 6 यहां दे देता हूं तो हमारा ये आंकड़ा संतुलित हो जाएगा। पहला, इसे हमें 1 देना होगा, इसे हमें यहां से दोस्तों 2 कम करना होगा। इसी प्रकार 19 में हमें 3 कम करना होगा तभी 16 आएगा। और ऐसे ही 22 को भी हमें कितना संतुलित करने के लिए करना पड़ेगा दोस्तों? आप कहेंगे कि सर यहां से हमें टोटल 6 कम करना पड़ेगा और इस x की जगह आपका 16 होना कंपलसरी। और ये सारा संतुलन कहां होगा? x की ही जगह होगा। तो इसके बराबर में हम क्या रख देंगे दोस्तों? x रखेंगे। सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 6 से आप इस 6 को कैंसिल करें, 3 और 2 5, 16 और 1 17। 16 और 1 प्लस का है, 2 और 3 माइनस का है। तो 16 और 1 17, और 17 में से अगर मैं 5 को घटा दूंगा दोस्तों तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 12 आ जाएगी। आपने देखा यहां हमारी कैलकुलेशन कम हो जाती है, यहां हमें डेटा को ऐड करने की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूं कि ये जो एवरेज का डेफिनेशन, परिभाषा और एवरेज को फाइंड करने का जो तरीका था वो आपने दोनों चीजें स्पष्ट कर ली होंगी दोस्तों। अब कुछ और हम बातों को समझेंगे ताकि आपका एवरेज को सही तरीके से और डिफाइन किया जाए। तो आते हैं दोस्तों, अगला जो पार्ट है इसी में समझने के लिए देखिएगा, एक बेहद इंपॉर्टेंट नोट हो जाता है दोस्तों जो आपको क्लियर करना है। क्या है ये नोट? देखिएगा, दिए गए आंकड़ों में समान संख्या
जोड़ने, ऑब्लिक घटाने, ऑब्लिक गुणा, ऑब्लिक भाग करने पर औसत में भी इतना ही परिवर्तन होता है। इतना ही परिवर्तन होता है। ये क्या कहता है नोट? बेहद इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों, आप समझने का प्रयास करिएगा कि जो दिए गए आंकड़े हैं, अगर मैं प्रत्येक आंकड़े में एक समान राशि जोड़ दूं, घटा दूं, गुणा कर दूं या भाग कर दूं, तो औसत में भी हमेशा हमारा क्या होगा? इतना ही परिवर्तन होगा। आप ऐसे समझ लीजिएगा, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको इसको क्लियर कराता हूं, ध्यान दीजिएगा। मान के चलिएगा आपके पास कुछ संख्याएं, मैंने 4 संख्याएं ली, 5, 10, 15, 20, कोई भी ले सकते हैं आप, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैंने आपको सिंपल कैलकुलेशन की वजह से ले लिया है। अगर मैं इन संख्याओं को जोड़ रहा हूं, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इन संख्याओं को जोड़ रहा हूं तो देखिएगा 10 और 5 15, 15 15 30, 30 और 20 50, 50। अगर मैं यहां से इनका एवरेज निकालूंगा तो आप कहेंगे दोस्तों 50/4। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4, अगर मैं इसका एवरेज भी निकालूंगा तो 50/4 अर्थात हमारा जो एवरेज आएगा दोस्तों वो 12.4 आएगा। आप समझने का प्रयास करिएगा, तो 5 आएगा दोस्तों, 12.5। अब अगर मैं प्रत्येक आंकड़े में एक समान राशि जोड़ दूं, उदाहरण के तौर पे कोई ये कहता है कि हमने सब में 2 ऐड कर दिया, मान के चलिए मैं 2 ऐड कर देता हूं तो 7, ये 12 हो जाएगी, ये 17 हो जाएगी और ये 22 हो जाएगी। आपको भी क्या समझना है? तो अब हमें एवरेज कैलकुलेट नहीं करना है, एवरेज आपका 2 बढ़ जाएगा, अर्थात 12.5 से यही एवरेज हो जाएगा दोस्तों 14.5। आप इसे ऐड करके भी निकाल सकते हैं, आप चेक करिएगा क्या एवरेज 14.5 नहीं आ रहा, लेकिन मैंने प्रत्येक संख्या को कितना बढ़ाया है? 2 बढ़ाया। अगर मैं यहां से 2 की वृद्धि कर रहा था, अगर मैं आपसे कहता हूं कि प्रत्येक संख्या में 5 से या 2 से गुणा कर देता हूं, मान के चलिएगा यहां से यहां मैं प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दूं तो देखिएगा 5 दूना 10, 10 दूना 20, 15 दूना 30 और 20 दूना 40। आप इसका एवरेज निकालो तो एवरेज दोस्तों आपका ये भी डबल हो जाएगा, 12.5 का डबल करेंगे दोस्तों तो हमारा एवरेज 25 आएगा। आप अपने आंसर की पुष्टि करिए, 10 और 20 30 होता है, 30 और 30 60, 60 और 40 100। अगर 100 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा दोस्तों तो हमें एवरेज के रूप में क्या मिलेगा? 25 मिलेगा। मैं समझता हूं स्पष्ट हो गया होगा दोस्तों कि किस तरह से ये नोट आपके लिए काम का है। मैं समझता हूं आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अब अगर कोई ये कहता है कि मान के चलिएगा कि कोई 5 संख्याओं का एवरेज, कोई भी 5 संख्याओं का एवरेज आपका 20 है और उसने कहा कि प्रत्येक संख्या में मैंने आपका 2 से गुणा कर दिया, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि हमारा जो एवरेज 20 था वो अब 40 हो जाएगा। मैं समझता हूं दोस्तों स्पष्ट हो गया होगा, तो ये नोट हमारे लिए उतना ही यूजफुल है। तो बढ़ते हैं हम आगे, इसी में एक अगला पार्ट है हमारा क्या, और वो है दोस्तों समांतर श्रेणी का औसत। तरीका समझिएगा कि समांतर श्रेणी का औसत क्या है। वैसे तो हम इसका एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, और समांतर श्रेणी याद करिएगा हमने नंबर सिस्टम के चैप्टर में पढ़ाया था आपको, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी पदों की एक ऐसी श्रृंखला, एक सीरीज जिसमें प्रत्येक पद अपने पहले वाले पद से एक नियत अंतर रखेगा, तो ऐसी श्रेणी को हम लोग क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। उदाहरण के तौर पे देखा था, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, यहां से यहां 1 का अंतर है, यहां से यहां 1 बढ़ रहा है, यहां से यहां 1 बढ़ रहा है, तो ऐसी श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। एक निश्चित अंतर होना जरूरी है। तो समांतर श्रेणी के एवरेज के लिए भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, क्या आता है? ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि समांतर श्रेणी का औसत, कोई भी समांतर श्रेणी दी जाती है तो समांतर श्रेणी का हम एवरेज निकाल सकते हैं,
कैसे? एक छोटे से फॉर्मूले के अलावा। आप इसके अलावा और कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं। समांतर श्रेणी का औसत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे आपका आना है 2। आप बस इसे याद कर लीजिएगा, आपके और इसके अलावा आपको कोई फॉर्मूले का यूज नहीं करना है। कैसे? मैं आपसे कहता हूं श्रेणी, एक एग्जांपल ले लेते हैं, श्रेणी 2 4 6 8 10 और मान के चलिए 60। तो श्रेणी कहां से स्टार्ट हो रही है? 2 से, फिर 4 6 8, आपको दिख रहा होगा ये समांतर श्रेणी है। और अगर मैं आपसे कहता हूं का औसत बता दीजिएगा, तो आप कहेंगे कि सर बहुत आसान है। एवरेज देखिएगा दोस्तों, पहला पद प्लस अंतिम पद और पूरे का बटे है 2। मैं समझता हूं स्पष्ट हो गया होगा। तो 60 और 2 62 और 62 में अगर मैं 2 का भाग दे दूंगा तो दोस्तों हमारा एवरेज आ जाएगा 31। तो मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। पहला पद प्लस अंतिम पद और बटे 2, तो 60 और 2 62, 62 को अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो 31 आ जाएगा। इसके अलावा भी आप एक काम कर सकते हो दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है ये भी कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए, कि यदि कहीं समांतर श्रेणी हमारे दी जाती है तो समांतर श्रेणी के लिए एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों। क्या आपको याद रखना है? आप समझने का प्रयास करिएगा कि समांतर श्रेणी में जो एवरेज का पार्ट है, आप कोई भी, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ टर्म्स लिए, कुछ संख्याएं ली, जैसे 5 8, 5 और 3 8, 8 3 11, 11 और 3 14 और 14 और 3 17। तो आप कहेंगे कि सर ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी की एक खास बात क्या है दोस्तों, अगर इसका मैं एवरेज निकालूंगा तो एवरेज हमेशा ठीक सेंटर होता है। जैसे यहां कुल 5 पद हैं, तो 2 आप इधर से छोड़ दीजिएगा, 2 इधर से छोड़ दीजिएगा, सेंटर कौन बन जाएगा? 11। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। समांतर श्रेणी के एवरेज को निकालने का सबसे आसान तरीका है ये। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो 5 टर्म थे, मैं मान के चलिए एक और आपका प्रश्न लेता हूं। आपके सामने रख दिया जाए 4 6 8 10 12 14। यहां देखिए आप दोस्तों कितने पद हैं, तो आप कहेंगे कि सर 6 पद है। समांतर श्रेणी के हैं सारे पद? बिल्कुल है। हमने अभी आपसे कहा कि जो समांतर श्रेणी का एवरेज होता है वो हमेशा ठीक सेंटर होता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप इसे कैलकुलेट नहीं करना चाहते हो, 3 इधर से पद छोड़ दीजिएगा, 3 इधर से, तो जो हमारा एवरेज होगा दोस्तों वो यहां होगा। अर्थात 8 और 10 के बीच में जो आता है दोस्तों वो एवरेज क्या आएगा? 9 आएगा। आप चाहो तो इसे फॉर्मूले के द्वारा भी आप ज्ञात कर सकते हो। कैसे? जैसे ध्यान दीजिए 12, क्योंकि हमने फॉर्मूला भी लिखा है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, तो प्रथम पद है हमारा 4 और अंतिम पद है हमारा 14। 4 और 14 को अगर मैं जोड़ूंगा तो दोस्तों 18 बनेगा, और 18 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो एवरेज हमारा 9 ही आएगा। तो समांतर श्रेणी को का एवरेज फाइंड करने का ये सबसे आसान सा तरीका है दोस्तों। इस तरह से आप एवरेज के समांतर श्रेणी के प्रश्नों को हल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थी इस चैप्टर की बेसिक क्लास, जो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। इसी के साथ अब हम लोग करेंगे इस चैप्टर से क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो देखिए दोस्तों क्या है इस चैप्टर से जो अभी तक के प्रश्न बने हैं, आज हम उनको देख लेते हैं साथ ही साथ। तो देखिएगा दोस्तों, पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? कितनी संख्याओं की बात हो रही? प्रथम 50, देखिएगा प्राकृत संख्या है। तो आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स जो स्टार्ट होती हैं दोस्तों, कहां से स्टार्ट होती हैं? 1 से। 1 2 3 4 और कहां तक जाना है दोस्तों? 50 संख्याओं तक, क्योंकि यहां पर बात 50 की हो रही है। आपको कोई फॉर्मूले याद नहीं करने, मैंने आपको जो एक फॉर्मूला बताया उससे लगभग हमारे सारे प्रश्न हो जाते हैं। तो व्यर्थ में आपको कोई चीज का रट्टा नहीं लगाना। तो आइएगा, अगर मैं एवरेज की बात करता हूं दोस्तों, समांतर श्रेणी दिख रही होगी, और वैसे तो आप अभी ट्रिक भी समझ लेंगे, पहले हम इसे मेथड से कर लेते हैं, फॉर्मूले से। तो पहला पद
प्लस अंतिम पद और बटा 2। 50 और 51, 51 में 2 का भाग दूंगा दोस्तों तो उत्तर आ जाएगा हमारा 25.5। आप चाहते तो इसे इस मेथड से भी कर सकते थे। 1 से 50 के बीच अगर हम बात करें, 1 2 3 4 5 और दोस्तों 1 से लेके 50 तक की संख्याओं में कुल 50 पद हैं, क्योंकि समांतर श्रेणी का एवरेज मैंने अभी आपसे कहा था हमेशा सेंटर होता। तो 1 से 50 तक की संख्याओं में अगर मैं आगे से 25 और 25 से आगे 26, 26 से आगे 50 का एक सेट बन जाएगा। तो आप कहेंगे जो पहला हाफ है 1 से लेके 25 तक और दूसरा हाफ है 26 से लेके 50 तक। तो सेंटर दोस्तों कहां होगा? आप तुरंत कहेंगे कि जो सर सेंटर होगा हमारा वो ठीक 25 और 26 के बीच में होगा। अतः हम कह सकते हैं जो हमारा एवरेज आएगा दोस्तों वो 25.5 आ जाएगा। मैं समझता हूं पहला प्रश्न आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न पर। देखिए क्या कह रहा है, यदि n+1, n+2, n+3, n+4 और n+5 का औसत कितना है? आप नोटिस करिए दोस्तों, क्या ये समांतर श्रेणी नहीं है? देखिएगा, अगर एक पद n है तो अगला एक बढ़ गया है, अगला एक पद फिर बढ़ गया है दोस्तों, अर्थात n+2, n+3, n+4, n+5। आप बताइए दोस्तों, ये पहला पद यहां से यहां तक एक की वृद्धि हो रही, आप पाएंगे तो यहां से यहां तक एक बढ़ रहा है। ऐसे देखिए यहां से यहां तक भी एक बढ़ रहा है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो है एक समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी के लिए भी मैंने आपसे कहा कि जो एवरेज होता है वो हमेशा सेंटर होता है। कुल कितने पद हैं दोस्तों? आप कहेंगे 6 पद हैं। तो 3 हमने इधर से छोड़ दिए और 3 ही पद हमने इधर छोड़ दिए। जो एवरेज आएगा दोस्तों हमारा वो यहां होगा। आप बताइए n+2 और n+3 के बीच में क्या आएगा? आप कहेंगे ठीक सर n+2.5 आएगा। तो क्या ये विकल्प है हमारे पास? बिल्कुल है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? n+2.5। आप चाहो तो इसे फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हो। पहला पद प्लस अंतिम पद और भाग दे देना है हमको किससे? 2 से। तो बस आपको ये समझने की जरूरत थी दोस्तों। मैं समझता हूं आपको ये स्पष्ट हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 9 छात्रों के समूह के औसत आयु 16 वर्ष है। थोड़ा भाषा वाला प्रश्न है, चीजें बस देखिएगा। हमारे इस समूह में कितने बच्चे हैं? आप कहेंगे कि सर 9 छात्र। एवरेज क्या दिया गया दोस्तों हमारे पास? 16 वर्ष। तो हम एक अनुमान ये लगा सकते हैं कि हर एक छात्र हमारा कितने साल का है? 16 वर्ष का है। औसत यही कहता है। 36 वर्ष की आयु के अध्यापक को समूह में सम्मिलित किए जाने पर हमने एक टीचर और शामिल कर लिया, तो वो कह रहा है कि औसत आयु में कितनी वृद्धि होगी। मैं इसको 2 तरीके से प्रश्न को हल कराता हूं। पहले आपको मेथड से करा देता हूं, फिर हम आपको इसको मौखिक कराएंगे। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत आसान सा प्रश्न है। क्या करना है, हमारे इस क्लास में कुल कितने छात्र हैं? 9 छात्र हैं। ध्यान दीजिएगा, और उनकी औसत आयु क्या दे रखी है? 16 वर्ष। आप ऐसे समझ सकते हैं कि औसत का जो फॉर्मूला है दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं, दी गई राशियों का योग बटे कुल संख्या। यही लिखाया है दोस्तों फॉर्मूला, आप समझिएगा। औसत हमारा कितना दिया गया है प्रश्न में? 16 वर्ष। कितने बच्चों की आयु जुड़ेगी? 9 बच्चों की। आप लोगों ने एक शब्द पढ़ा होगा सिग्मा। सिग्मा का अर्थ होता है योग। हम यहां पर 9 लिख रहे हैं, तो आप ऐसे समझ जाएंगे कि ये योगफल जो है वो कितने बच्चों का है? 9 बच्चों का। और बटे हमारे कुल कितने छात्र आने चाहिए? 9 आने चाहिए। तो यहां जो योग है, योग का मतलब है 9 बच्चों की आयु, कुल आयु। मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लूं दोस्तों, तो आप कहेंगे कि सर 9 बच्चों की जो आयु है वो 16 × 9 अर्थात 144 वर्ष है। यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। 9 बच्चे जो हैं हमारी क्लास में, उन सब बच्चों की आयु जोड़ी जाए अगर तो 144 वर्ष आएगी। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है। हमने इसमें किसको और शामिल कर लिया? अध्यापक को समूह में सम्मिलित किया जाए। टीचर और अगर हम इसमें जोड़ दें तो वो कह रहा है कि औसत में कितनी वृद्धि होगी।
तो अगर मैं टीचर को शामिल कर लेता हूं दोस्तों, तो आप कहोगे कि सर 9 लोग तो ये स्टूडेंट हैं प्लस एक टीचर और आ गया। बच्चे कितने वर्ष के थे? 144 वर्ष के थे। टीचर की आयु कितने वर्ष है दोस्तों? 36 वर्ष। मैंने टीचर को शामिल किया तो आप कहेंगे कि सर इन सब की आयु मिला दी जाए तो 180 वर्ष। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे क्लास में 9 स्टूडेंट और टीचर यानी 10 लोगों की कुल आयु 180 वर्ष है। और अगर मैं अब यहां से औसत फाइंड करता हूं तो मुझे भाग देना पड़ेगा दोस्तों कितने से? 10 से, क्योंकि औसत का फॉर्मूला कहता है योग बटे कुल संख्या। तो हमारे 10 जो लोग हैं उनकी टोटल आयु है 180 वर्ष। 10 से भाग दूंगा दोस्तों तो औसत आएगा 18 वर्ष। पहले औसत क्या था दोस्तों? कितने की वृद्धि? तो आप कहेंगे 2 वर्ष की। तो क्या विकल्प है हमारे पास? बिल्कुल है दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो पहले इसका एक बार हम लोग शॉर्ट मेथड भी देख लेते हैं कि प्रश्न को कैसे जल्दी किया जाए। आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा दोस्तों, हमारे क्लास में 9 छात्र और उनकी औसत आयु है 16 वर्ष। पहली बात, अगर औसत 16 वर्ष है तो हम ये कह सकते हैं, औसत हमको यही सिखाता है कि प्रत्येक छात्र 16 वर्ष का। आप देखना, अगर टीचर की एज 36 वर्ष है तो आप कहेंगे दोस्तों टीचर अगर 16 वर्ष का ही आता तो हमारे एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि पीछे नोट भी पढ़ा है आपने। टीचर की आयु कितने वर्ष है दोस्तों? 36 वर्ष है। तो आप पाओगे कि जो औसत है उससे ज्यादा है। हम कहते हैं कि कितने की वृद्धि है टीचर के आने से, क्योंकि अभी तक हर बच्चा 16 वर्ष का था, लेकिन जब टीचर आया तो उससे एज बढ़ेगी। और एज कितनी बढ़ेगी दोस्तों? 36 माइनस 16, यानी टीचर जो आ गया है वो एक्स्ट्रा आ गया। कितने अधिक का आया है? तो आप कहेंगे कि सर 20 वर्ष का है। अब अगर 20 वर्ष आया तो औसत ये कहता है कि विभाजन सब पर होता है। तो आप पाएंगे कि दोस्तों इससे जो औसत में वृद्धि हो जाएगी, टीचर के आने के बाद हमारी जो एज बढ़ गई है वो 20 वर्ष बढ़ी, बट ये विभाजन होगा सब पर। और हमारे इस क्लास में अब 9 छात्र एक टीचर को मिला दिया जाएगा दोस्तों तो 10 लोग हो जाएंगे। और अगर मैं 10 में इनको बांट देता हूं तो आप कहेंगे कि सर हर एक बच्चे की या टीचर जो भी आपका शामिल है सबका एवरेज 2 बढ़ जाएगा। तो जो एवरेज 16 था दोस्तों वही एवरेज अब 18 हो जाएगा, क्योंकि 2 की वृद्धि हो रही। तो मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। इसे आप आसानी से सिंपल वे में भी आप कर सकते थे प्रश्न को। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, क्या कह रहा है देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 8 लड़कों के समूह से एक लड़का चला गया और 56 किलोग्राम भार वाला एक नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया। समूह के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। आप समझिएगा दोस्तों, एक इस ग्रुप को छोड़ के जा रहा है और 56 किलोग्राम भार वाला एक नया लड़का समूह में आता, और फिर वो कह रहा है कि इससे एवरेज जो है हमारा वो बढ़ गया। आप पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों। मैं आपसे कहता हूं कि मान लो एक कोई संख्या है 20, दूसरी भी संख्या है 20 और एक तीसरी संख्या भी है 20। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर मैं इन 3 संख्याओं का एवरेज निकालूं तो आप कहेंगे कि सर एवरेज जो होगा हमारा 20 ही आएगा। ध्यान से समझना दोस्तों। और अगर मैं एक संख्या और शामिल कर लूं 20 को, तो भी आपका एवरेज क्या रहेगा दोस्तों? 20 ही रहेगा। लेकिन हां, अगली संख्या में 25 शामिल करूंगा तो जो एवरेज है हमारा यहां से यहां तक, वो अब नया एवरेज 20 प्लस होगा। आप कहोगे सर 20 प्लस क्यों होगा? क्योंकि हमने जो अब डेटा लिया है वो पुराने डेटा से बढ़ा दिया। अब पुराने डेटा से अगर हमारा डेटा बढ़ेगा तो एवरेज भी बढ़ेगा, और अगर मैंने इसे 20 से कम लिया होता तो हमारा एवरेज घटता। तो आपको एक बात समझनी है कि दिए गए आंकड़ों में
समान राशि जो पीछे हमने नोट पढ़ा था वो यहां पर आपको समझने वाली बात थी। अब आप एक बात समझिए दोस्तों, इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, 8 लड़कों का एक समूह, इसमें से एक लड़का गया और 56 का आया है और औसत हमारा कितना बढ़ गया है, 2.5। आप समझना, अब इस बार औसत दिया गया है तो आप ये समझिए वृद्धि कितने की हुई होगी। आप कहोगे सर 2.5 बढ़ा है, कितने लोगों पर, 8 लोगों पर, तो 25 अट्ठे 200 होता है दोस्तों। तो आप कहेंगे कि सर वृद्धि जो हुई है वो 20 की है, अगर 20 बढ़ेगा तो एवरेज 2.5 बढ़ेगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो बच्चा जाने वाला है, जो ग्रुप छोड़ के गया होगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, आपका समूह में शामिल कितने का हुआ है, 56 का, और आपको पता है कि ये बच्चा 20 केजी ज्यादा का है, तभी तो एवरेज बढ़ा है। तो जाने वाला जो छात्र होगा वो इससे 20 केजी कम का होगा। तो आप कह सकते हो 56 में से अगर मैं 20 घटाऊंगा दोस्तों, तो जो जाने वाला छात्र है उसका वेट क्या था, उसका वेट 36 केजी था। तो मैं समझता हूं स्पष्ट हो गया होगा बेहतर तरीके से। ऑप्शन है बिल्कुल है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 36 केजी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो गई। वही सेम प्रश्न दोस्तों, क्रिकेट टीम में कुल 11 प्लेयर खेलते हैं, आपको बेहतर तरीके से पता होगा। यहां उसने कहा है कि 2 खिलाड़ी हमने निकाले हैं, एक 18 वर्ष का और एक 20 वर्ष का। पहले समझने की आपको जरूरत है, ग्रुप से एक 18 वर्ष और एक 20 वर्ष का खिलाड़ी जा रहा है, इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लाए गए। अब आप सोचिएगा, एक 18 वर्ष और 20 वर्ष का निकाला जा रहा है और 18 और 20 वर्ष का ही बुला लिया जाए, तो आप कहेंगे हमारे डेटा में क्या परिवर्तन हुआ, कुछ नहीं। लेकिन हां, अगर 18 वर्ष और 20 वर्ष से ज्यादा के आ जाएंगे दोस्तों तो एवरेज बढ़ेगा, और अगर 18 वर्ष और 20 वर्ष से कम के आएंगे दोस्तों तो एवरेज घटेगा। देखते हैं क्या हुआ है। क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब है, स्पष्ट हो गया दोस्तों प्रश्न में, कि जो 2 नए खिलाड़ी हमारे यहां आएंगे उनकी आयु इनसे ज्यादा है। तो अब वो पूछ रहा है तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करिए। तो पहले हम कुल आयु ज्ञात करेंगे, एवरेज तो निकल आएगा। तो देखिए दोस्तों, आने वाले, आपको पता है कि जो आने वाले खिलाड़ी हैं उनकी आयु अधिक है जाने वालों से। तो पहले समझते हैं जाने वाले कितने के। आप कहेंगे सर 18 वर्ष प्लस 20 वर्ष, ये तो जाने वाले आप ही बोल रहे हैं, हमको पता है कि इनसे ज्यादा आएंगे। कितने ज्यादा के आएंगे, ध्यान दीजिएगा। एवरेज कितना बढ़ा है दोस्तों, 2 माह। कितने लोगों पर, आप कहेंगे सर क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, इतने के गए हैं, एवरेज इतना बड़ा है, कितने लोगों पे, 11 लोगों पे। तो आप कहेंगे आने वाले प्लेयर क्या इतने नहीं होंगे। आते हैं, हल करते हैं इसको। 18 और 20 38 वर्ष और 11 और 2 22 माह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें इन दोनों खिलाड़ियों का औसत चाहिए, तो औसत के लिए हमें 2 से भाग देना पड़ेगा। 38 वर्ष 22 माह में मैं भाग दे रहा हूं दोस्तों 2 का, तो उत्तर देखिए हमारे पास 19 वर्ष 11 माह। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ये है हमारा एवरेज का टॉपिक, जो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, लेकिन भाषा जरूर बड़ी थी, लेकिन प्रश्न आपका उतना ही आसान था। तो बढ़ेंगे दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं क्या कहता है हमारा अगला प्रश्न। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000। जितने भी इस वर्कशॉप में लोग काम कर रहे हैं, औसतन हम हर एक व्यक्ति को कितनी सैलरी दे रहे हैं, 8,000। इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12,000 है। हमारे साथ इंजीनियर काम कर रहे हैं, उनको हम औसतन 12,000 रुपया दे रहे हैं। शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 रुपये है। इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी। हम इस प्रश्न को भी दोस्तों 2 तरीके से हल करेंगे। एक हमें
आपका मेथड से करते हैं, फिर हम इसको एक अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्या है दोस्तों कि एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन, हमने मान लिया कि हमारी इस वर्कशॉप में जो कर्मचारी हैं वो दोस्तों एक्स हैं। तो आप कहेंगे कि अगर कर्मचारी एक्स हैं तो जो अभियंता हैं इसमें आप कहेंगे इंजीनियर है, उनकी संख्या 7 है। तो जो शेष कर्मचारी होंगे दोस्तों क्या वो x-7 नहीं होंगे? आप समझने का प्रयास करिए। तो दोस्तों अगर अभियंता 7 है तो शेष कर्मचारी हमारे x-7 होंगे। तो आप समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं 7 अभियंताओं का जो वेतन है प्रत्येक को 12,000 मिल रहा है, शेष कर्मचारी जो है हमारे दोस्तों वो x-7, और यहां हम इन प्रत्येक कर्मचारी को सैलरी दे रहे हैं 6,000। अब आप कहेंगे 7 अभियंता और शेष कर्मचारी मिलाकर के कुल वर्कर हो जाएंगे, और कुल वर्कर हमारे कितने हैं दोस्तों x, और कुल वर्कर को हम औसतन सैलरी दे रहे हैं दोस्तों 8,000। कैलकुलेशन करेंगे और आंसर मिल जाएगा। ये दोस्तों हो गया 84,000 प्लस 6,000x माइनस 42,000 और बराबर 8,000x। देखिएगा दोस्तों 84,000 में से 42,000 घटाएंगे तो 42,000 बचेगा। इस 6,000x को मैं इधर ले आऊंगा तो आप कहेंगे सर 2,000x बचेगा। हल कर लेते हैं दोस्तों, तो आप देखिएगा क्या बचेगा, x की वैल्यू हमें मिलेगी 21। अतः कह सकते हैं दोस्तों कि हमारे यहां कुल वर्कर्स कितने हैं, कुल कर्मचारी 21 हैं, और हमसे प्रश्न में भी यही पूछा जा रहा था। इसी को हम दूसरे तरीके से हल करते हैं दोस्तों, समझने का प्रयास करिए, बहुत सिंपल। देखिएगा इसे हम एक और कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि आपको पता होगा कि अगर हम दो एवरेज को मिलाएं या दो राशियों को मिलाएं तो हमें हमेशा एक बीच की राशि प्राप्त होती है, यही एवरेज कहता है। हम इसे एक सिंपल वे में समझेंगे दोस्तों। देखिएगा हम आपसे कहें जो अभियंता हैं उनका औसतन वेतन है हमारे पास 12,000, और जो शेष कर्मचारी हैं हमारे उनको औसतन मिल रहा है 6,000। और आप ये भी जानते हैं कि जो सभी लोग मिलाकर के काम करने के पर जो एवरेज सैलरी बन रही है वो दोस्तों 8,000। आपको क्या करना है, यहां से इनको घटा देना है, और जो आपको वैल्यू मिलेगी वो इनके इन लोगों की संख्याओं का अनुपात होगा। 12,000 में से मैं 8,000 घटाऊंगा क्योंकि बड़े में से ही छोटा घटाना, तो 12,000 में से अगर मैं 8,000 घटाऊंगा दोस्तों 4,000, और 8,000 में से 6,000 घटाऊंगा दोस्तों 2,000। तो आप कहेंगे कि सर इनका जो रेशियो आया है निकल करके वो 1:2 आया। अर्थात अगर एक हमारे यहां अभियंता है तो शेष कर्मचारी 2 हैं, और आप जानते हो प्रश्न में अभियंताओं की संख्या हमारी 7 है। तो आप बताइए इस 1 को 7 बनाने के लिए हम यहां 7 का यदि मल्टीप्लाई कर दें दोस्तों तो हमें मिलेगा 7:14। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे यहां 7 अभियंता हैं और 14 शेष कर्मचारी हैं। अगर मैं दोनों को इकट्ठा करूंगा दोस्तों तो कुल कर्मचारियों की संख्या दोस्तों क्या बनकर आ जाएगी, 21 बन के आ जाएगी। ये मेथड बहुत काम का है, हम इस तरह से इसकी कैलकुलेशन को कम कर देता है। मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन ये चीज याद रखिएगा क्योंकि जब दो राशियों को इकट्ठा करेंगे तो हमें हमेशा सेंटर की राशि मिलेगी, और बड़े में से छोटे को घटाने पर आपको इनका अनुपात मिल जाएगा। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा दोस्तों। बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। 100 संख्याओं की औसत गणना 30 की गई। कोई 100 संख्या है, एवरेज हमने 30 निकाला, बाद में ज्ञात हुआ कि 23 तथा 11 के स्थान पर लेना था दोस्तों 23 और 11। तो अगर मैं इसे जल्दी करता हूं, देखिएगा बहुत आसान सा प्रश्न है। 23 प्लस 11 ये दो राशियां थी, इन्हें लेना था, त्रुटि बस आपने 32 और 12 ले लिया। तो 23 और 11 यानी कि टोटल हमारा दोस्तों हुआ कितना 34, और आपने लिया कितना दोस्तों
32 और 12। आप कहेंगे कि हमने ले लिया है कितना, 44। आप देखिएगा कि आपने वृद्धि कर दी है, लेना था आपको 34, लिया है 44। तो जब आपने डेटा बढ़ा दिया है तो इससे एवरेज भी तो बढ़ा होगा। तो देखते हैं कि आपकी वृद्धि कितने की हुई है। आप कहेंगे कि सर आपका जो वृद्धि हुई है 44 माइनस 34। आप कहेंगे 10 की वृद्धि हुई, तो इससे औसत भी तो बढ़ा होगा दोस्तों। औसत में वृद्धि कितनी हुई, मैं चाहता तो मौखिक कर सकता था ताकि आपको स्पष्ट हो जाए, इसलिए लिख रहा हूं। औसत में वृद्धि देखो 10 बढ़ा दिया है, कितनी संख्याओं पे बढ़ाया है दोस्तों, 100 पर। तो एक के हिस्से का अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर यहां जो वृद्धि हुई है वो 0.1 की। तो सही एवरेज देखिए दोस्तों, सही एवरेज जो आएगा, पुराना एवरेज हमारा क्या था, 30 था, और आपने बढ़ा कितना रखा है, 0.1। तो हमें इसे कम करना होगा और हमें हमारा सही एवरेज मिल जाएगा। मैं समझता हूं स्पष्ट हो गया होगा दोस्तों। केवल क्वेश्चन को समझना था तो आपका आंसर करेक्ट आएगा 29.9। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। कितनी पारियां हैं, 10। उसने कोई 10 मैच खेले और उसका कोई ना कोई एवरेज होगा। 11वीं पारी में उसने अपना जब 11वां मैच खेलने आया तो उसने रन कितने बना दिए, 108 बना दिए। और 108 बनाए हैं दोस्तों, तो इससे क्या हुआ, उसका जो एवरेज था वो कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया। प्रश्न कह रहा है अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है। आप समझिएगा, मैं इसको भी 2 तरीके से सॉल्व करता हूं ताकि चीजें आपकी आसान हो जाएंगी दोस्तों समझना। पहला तरीका, मैं मान लेता हूं कि उसका जो पुराना औसत था, अर्थात पुराने औसत का मतलब 10 पारी का, 10 पारी का जो औसत था उसका वो दोस्तों x था। क्लियर हो रहा होगा। अगर 10 पारी का औसत x है तो 11 पारी का औसत देखिएगा, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए और उसका एवरेज कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया। तो आप कहोगे सर नया एवरेज जो आ जाएगा वो x + 6 आ जाएगा। अब आप समझना, ये औसत दिया गया। अगर मैं कुल रन बनाऊं तो अभी आपने पढ़ा था कि औसत में कुल पारियों का या कुल संख्याओं का गुणा करेंगे तो योग बनता। मैं आपसे कहूं 10 पारी के रन कितने बनेंगे, तो यहां से अगर मैं कुल रन निकालूंगा तो आप कहेंगे कि सर 10x आएंगे। 11 पारी के अगर मैं कुल रन निकालूंगा दोस्तों तो आप कहेंगे कि सर 11 × x + 6 आएंगे। देखते जाइए, अब समझना आप दोस्तों, ये 10 पारी के कुल रन हैं, इसमें मैं 11 पारी के रन जोड़ दूं, 11वें मैच में उसने कितने रन बनाए हैं, 108 बनाए। तो ये दोस्तों हो गए कुल 11 पारी के रन। और आप देखिएगा 11 पारी के रन भी हमारे पास हैं, हमने इन दोनों को क्या कर दिया, बराबर, और आपको आंसर मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 10x + 108, 11x + 66। तो आप कहेंगे दोस्तों x बराबर, घटा दीजिए, 108 में से अगर मैं 66 घटा दूंगा तो आप कहेंगे कि सर 42 बचेगा। अतः हम कह सकते हैं जो हमारी 10 पारी का औसत है वो 42 है, और 12वीं पारी का औसत क्या है, अब उसकी औसत रन संख्या, यानी 12वीं पारी का पूछ रहा है। तो आप कहेंगे कि सर 12वीं पारी में जो उसका औसत आएगा वो कितना बढ़ाया था, 6। तो 42 में मैं 6 बढ़ा दूंगा तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, 48। क्या है आपके पास, बिल्कुल है। इसी को हम दूसरे तरीके से करते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 10 पारी का कोई ना कोई औसत है, हमें नहीं पता क्या है, यहां कोई ना कोई औसत है। 11वें मैच में आज उसने 108 रन बनाए। अब 2 ही परिस्थितियां होंगी, या तो ज्यादा बनाए होंगे या कम बनाए होंगे, या हो सकता है कि उसने उतना ही बनाए। अगर ज्यादा बनाएगा तो एवरेज बढ़ेगा, कम बनाएगा एवरेज घटेगा, और पुराने मैच जितने ही बनाएगा तो आप कहेंगे ना एवरेज बढ़ेगा ना घटेगा। यहां देखते हैं क्या हुआ है, तो देखिए औसत बढ़ गया है, तो हम कह सकते हैं कि आज उसने एक्स्ट्रा रन बनाए। तो हम बस अतिरिक्त रन निकालते हैं दोस्तों, अतिरिक्त रन।
आप कहेंगे कि सर एवरेज 6 बढ़ाया है कितनी पारियों में, 11 पारियों, तो यही तो अतिरिक्त रन हो गए हमारे। हम कहेंगे हमारे कितने एक्स्ट्रा रन बना दिए, 66। आप बताइएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो पुराना औसत है दोस्तों वो कैसे निकलेगा। आज रन बनाए हैं 108 और आप कह रहे हो आज अतिरिक्त कितने बनाए हैं, 66। तो आप कहोगे सर हमारा पुराना एवरेज है 42। तो आप बताइएगा कि हमारा नया औसत क्या होगा। आप कहोगे कि आज हमने 6 बढ़ा लिया है तो हमारा नया एवरेज आ जाएगा 48। मैं समझता हूं स्पष्ट हो गया होगा दोस्तों ये प्रश्न भी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। शादी के समय एक औरत, उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष है। ये कब है, शादी के समय, जब उनका विवाह होता है तो उन दोनों की जो एवरेज है वो 23 वर्ष है। तो आप समझिएगा शादी के समय हस्बैंड प्लस वाइफ, ऐसे कह लें कि जो पति और पत्नी है उनका एवरेज 23 वर्ष था, तो आप कहोगे सर टोटल तो 46 वर्ष होगा। अब क्या कह रहा, 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। कितने साल बाद, 5 वर्ष बाद 1 वर्ष का बच्चा है। तो आप आइए 5 वर्ष बाद, दोनों 46 साल के थे शादी के समय, 5 साल हो गए तो दोनों की उम्र 5-5 वर्ष बढ़ जाएगी और उनका 1 वर्ष का बच्चा और आ गया, तो ये 46 और 10 56 और 1 57, ये 57 वर्ष जो बाद आपकी जो आयु आई है वो किस किस की है, हस्बैंड, वाइफ और प्लस उनका बेटा। आप ऐसे समझिए प्रश्न क्या कह रहा है, अब सारे परिवार की औसत आयु। बहुत सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। तो अब मैं इनका एवरेज निकाल दूं तो 57 साल तीनों का योगफल है, लेकिन अब फैमिली में 2 लोग नहीं है दोस्तों, 3 लोग हैं। एवरेज का फॉर्मूला योग बटे कुल राशियां, तो योग कितना है हमारे पास 57 वर्ष और कुल लोग कितने हो गए 3, तो आप कहेंगे दोस्तों एवरेज आ जाएगा 19 वर्ष। मैं समझता हूं स्पष्ट हुआ होगा। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों 90। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए होटल में गए, उनमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपया व्यय किए, जबकि छठे व्यक्ति ने सभी 6 द्वारा व्यय किए गए औसत व्यय से 80 रुपए अधिक खर्च किए। सभी व्यक्तियों को कुल मिलाकर कितने रुपए खर्च किए। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसको भी हम लोग 2 तरीके से हल कर लेते हैं, एक जल्दी अर्थात ट्रिक से और एक मेथड से। क्या कहता है कि 6 व्यक्ति खाना खाने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान देना, और प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपए, 5 व्यक्तियों में से 6 गए थे, 5 ने 32 दे दिए। छठा व्यक्ति जो कह रहा है कि उसने जो औसत खर्च देना था सबको, उससे उसने कितने अधिक दिए हैं, 80 रुपया अतिरिक्त व्यय किए। तो ध्यान देना, मैं कहता कि 6 व्यक्तियों का औसत खर्च, अगर मान लीजिए सबका औसत खर्च x रुपया था, तो जो छठे व्यक्ति ने पैसे दिए हैं, छठे व्यक्ति का खर्च, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आप कहेंगे कि सर 80 रुपया अधिक है। ये सही है गलत, बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा, क्योंकि छठे ने इन्हीं के औसत से कितने अधिक रुपया दिए, 80 दिए। फोकस करिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 5 लोगों ने सबने तो 32 दिए, इस छठे आदमी ने x प्लस 80 दिया, तो क्या ये पूरे 6 लोगों का व्यय नहीं हो गया। अच्छा आप बताइए 6 लोगों का व्यय कितना है, औसत व्यय x है, तो कुल खर्च तो 6x होगा। ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये भी 6 लोगों का खर्च है और ये भी 6 लोगों का खर्च है। देखते हैं दोस्तों, यहां मल्टीप्लाई करिएगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15 अर्थात 160 हो गया दोस्तों, प्लस x प्लस 80 बराबर 6x। हल करते हैं, 6x, इस x को उधर भेजते हैं दोस्तों, 5x आ जाएगा, और 160 और 80 आप 240। तो मैंने यहां से x का जो मान निकाला दोस्तों वो क्या निकाला है, आप कहेंगे कि सर 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40। तो x का मान आ गया है दोस्तों क्या,
आप कहेंगे कि x का मान हमारा आया है 48। हमसे क्या पूछ रहा है कि कुल मिलाकर खर्च कितना हुआ। तो अब देखिएगा, अगर 48 रुपए औसतन खर्च होना था, हमने यही औसत माना था, तो जो हमारा कुल खर्च आएगा दोस्तों, आप कहेंगे कि जो कुल खर्च है वो हो जाएगा 48 इंटू 6 अर्थात 288। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा दोस्तों। करेक्ट आंसर आएगा हमारा 288। इसे हम बहुत जल्दी आसान तरीके से हल करते हैं। आप सिर्फ इतना समझिए दोस्तों, 5 लोगों में सबने कितना कितना पैसा दिया है, 32 दिया। छठे आदमी ने कितना रुपया एक्स्ट्रा दिया है, 80। वो तो अपने औसत का दे ही रहा है, सभी 6 द्वारा व्यय किए गए औसत व्यय से 80 रुपया अधिक दिए, यानी उसने अपना औसत खर्च जो था वो तो दे ही रहा है। एक्स्ट्रा कितना दिया है, 80। तो आप इतना समझिए ना कि ये जो 80 रुपए अतिरिक्त व्यय है वो इन्हीं 5 लोगों का। तो ध्यान से देखना, अतिरिक्त व्यय प्रति व्यक्ति। आप कहेंगे कि सर ये 80 रुपया उसने इन्हीं 5 लोगों का दिया है, तो हर एक व्यक्ति को कायदे में उसने 16 रुपया चुकाया। अब ध्यान देना दोस्तों, 5 लोगों में से सबने 32 दिया है और कितना नहीं दिया है, 16 रुपया। तो देखिए औसत खर्च आ जाएगा सभी का। औसत खर्च हमने निकाल लिया है, हमने 32 इन 5 ने दिया है और 16 रुपया किसने दिए, छठे आदमी। तो आप कहोगे कि सर हमारा औसत व्यय हो गया 48। तो हम यहां से कुल व्यय भी निकाल सकते हैं। जब हमें औसत व्यय मिल गया है तो अब हम लोग कुल व्यय भी निकाल सकते हैं दोस्तों। कैसे, ध्यान दीजिएगा। यहां से निकाल लेते हैं दोस्तों। तो अब हमारा कुल व्यय देखिएगा क्या बनेगा दोस्तों, 48 इंटू 6। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों 288 रुपए। मैं समझता हूं बेहतर तरीके से आपको यह प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा, मेथड से भी और एक शॉर्ट तरीके से। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्या कहता है, यदि 20 प्रेक्षण है हमारे पास, x1 x2 x3 कहां तक, 20 तक का औसत क्या दिया गया है दोस्तों, 22। तब x1 माइनस 101, हमने पहले वाले डेटा से कितना घटा दिया, 101। दूसरे डेटा से भी कितना घटा दिया, 101। और लास्ट वाले डेटा से भी कितना घटा दिया, 101। नोट लिखाया था दोस्तों, अगर दिए गए आंकड़ों में समान राशि जोड़ी घटाई गुणा या भाग किया जाए तो औसत में भी इतना ही परिवर्तन हो रहा है। हर एक संख्या से हमने कितना घटाया है दोस्तों, 101। तो हमारा औसत भी कितना घट जाएगा, 101। तो आप बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हमारा बी नहीं हो जाएगा। मैं समझता हूं बहुत आसान सा प्रश्न था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर दोस्तों। m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या है। मैं समझता हूं दोस्तों ये प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हो। तो एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए होमवर्क, कमेंट में अपना आंसर देना मत भूलिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। कोई 3 लड़के हैं, एवरेज है 16 वर्ष। यदि उनकी आयु का अनुपात 4, 5, 7 है तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। समझ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि अनुपात सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, इसे सरल किया जाता है। मैं जनरल मेथड से चलूं तो आप कहेंगे पहले बच्चे की आयु 3x, दूसरे की 4x, और सॉरी यहां पर आपका 4, 5, 7 है दोस्तों। तो पहले बच्चे की आयु अगर 4x है तो दूसरे की 5x और तीसरे की 7x। दोस्तों अगर मैं इनका एवरेज निकालता हूं तो 7, 5, 12 और 12 और 4, 16। सही है दोस्तों, मैं समझता हूं 4 और 5, 9, 9, 7, 16। तो आप कहोगे इनकी जो टोटल एज है 16x, और एवरेज बनाओगे तो 3 से भाग देना पड़ेगा, और यही औसत आयु 16 दे रखी है। तो आप कहेंगे कि सर x की वैल्यू 3 आ गई, तो पहले छात्र की आयु हो गई 12 वर्ष, दूसरे की 15 वर्ष और तीसरे की 21 वर्ष। देखिए आप दोस्तों,
हमसे क्या पूछा जा रहा था, सबसे छोटे लड़के की आयु, तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 12 वर्ष। आसान सा प्रश्न था, चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ढेर सारे तरीके हैं, मैं समझता हूं कोई ज्यादा जटिल नहीं प्रश्न है। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री है। सोमवार से लेके कहां तक का, बुधवार तक का। दोस्तों समझने का प्रयास करिएगा। तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 है। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का, यहां छोटी सी एक मिस्टेक है दोस्तों, यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो, इसे थोड़ा करेक्ट करिएगा, तो 4/5 हो तो बृहस्पतिवार का तापमान क्या है। बाकी सही है प्रश्न। तो यहां आपको बस समझना है, इफ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे वाज ऑफ द टेम्परेचर ऑन मंडे, तो आपको यहां 4/5 कर लेना है, was 4/5 ऑफ द टेम्परेचर ऑन मंडे। तो दोस्तों छोटा सा एक करेक्शन है, आप समझिएगा क्या कह रहा है, सोमवार से बुधवार तक का। तो मैं आपसे यही कह सकता हूं, सोमवार अर्थात मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, 3 दिन का ये औसत है। मैं टोटल बनाता हूं, 3 दिन है, 3 से गुणा करने पर 111 आ जाएगा। देखते जाइएगा। ऐसे ही मैं कह सकता हूं मंगलवार से बृहस्पतिवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। अगर आप देखेंगे तो एवरेज है हमारा 34, मैं गुणा कर देता हूं 3 से, तो आप कहेंगे सर 102 आएगा। बहुत आसान सा प्रश्न है, बस केवल कैलकुलेशन थोड़ी सी है। मैं क्या कर देता हूं, इक्वेशन को घटा देता हूं, तो आप देखिए क्या पाएंगे, ट्यूसडे और वेडनेसडे कैंसिल हो जाएगा। मंडे और थर्सडे के जो टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा दोस्तों, वो 9 का आएगा। यहां एक बात और कही जा रही है कि देखिएगा, बृहस्पतिवार का जो तापमान था, यहां समझिएगा, थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो मंडे के टेम्परेचर का कितना है, 4/5। या आप ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों कि थर्सडे और मंडे के जो टेम्परेचर में डिफरेंस होना चाहिए, वो रेशियो होना चाहिए, वो 4:5 का। अब आप ऐसे समझ सकते हैं, दोनों के टेम्परेचर में 9 का डिफरेंस है। आप यहां देखिएगा, दोनों के टेम्परेचर में 1 यूनिट का डिफरेंस है। हम कह सकते हैं 1 यूनिट 9 को दिखा रहा है, तो मैं 9 से अगर गुणा कर देता हूं दोस्तों, तो 9 चौक 36, 9 पंचे 45, दोनों में 9 का डिफरेंस दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि थर्सडे का टेम्परेचर 36 है और मंडे का टेम्परेचर 45। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कब का टेम्परेचर, बृहस्पतिवार का। तो आपका जो उत्तर बनेगा दोस्तों, वो क्या बन जाएगा, 36 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा, आसान सा प्रश्न था। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, यदि इससे आगे की 2 संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों समांतर श्रेणी का टॉपिक आपने कवर किया है और ऐसा प्रश्न हमने पीछे भी सॉल्व किया है। तो एक और प्रश्न आपके लिए होमवर्क, तो आज आपके लिए 2 प्रश्न है होमवर्क, तो आप लोग इनके सॉल्यूशन करके कमेंट में अपना आंसर देना मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एवरेज का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था जिसे आज की क्लास में हमने कवर किया है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करिएगा। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।